नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी उपन्यास परीक्षा गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। और आप लोग जानते होंगे कि हिंदी के पहले और नवीन उपन्यासों में इसकी गिनती की जाती है। मैं बहुत ही सरल तरीके से इस उपन्यास को आप लोगों के सामने साझा करने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत ही मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूँगी, जो कि परीक्षा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूजीसी नेट में पूछा जाए या अगर आपके वैसे ही पाठ्यक्रम में लगा हो तो आप उसमें भी लिख सकते हो। तो मैं आप लोगों को बेसिक पहले बता देती हूँ कि उसमें एक मूल कहानी क्या है, उसके बाद में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूँगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रगण के साथ वीडियो को साझा भी कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसमें जो मेन नायक है उसका नाम है लाला मदन मोहन। लाला मदन मोहन इस जो उपन्यास है उसका मुख्य पात्र है और एक इसका दोस्त है ब्रज किशोर। ये जो ब्रज किशोर है ये लाला मदन मोहन का बहुत ही परम मित्र नहीं कह सकते, पर उसका अच्छा मित्र है। वो उसका असली वाला हतैषी, मतलब कि वो उसको अच्छे बुरे का फ़र्क बताता है। और पेशे से ये एक वकील है। ब्रज किशोर एक वकील है जो कि मदन मोहन की हमेशा सहायता करता है। सहायता किस रूप में करता है? जैसे आप मदन मोहन जो है उसके ना बहुत सारे ही दोस्त हैं, बहुत सारे। मैं आगे अभी पात्रों की चर्चा करूँगी तो बताऊँगी। जो लाला मदन मोहन है उसके बहुत सारे मित्र हैं, परंतु सबसे प्रिय मित्र का मतलब क्या होता है कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, तो जो हमारा मित्र है वो हमारी रक्षा करे, हमें सही गलत का मतलब बताए। तो यही वाला काम ब्रज किशोर करता है। परंतु जो ये अलग अलग दोस्त हैं लाला मदन मोहन के, ये सब इसके असली मित्र नहीं हैं। लाला मदन मोहन एक बहुत ही अमीर पार्टी है, वो पैसे वाला है, संपन्न है वो। तो ये क्या करते हैं सारे दोस्त, लाला मदन मोहन को अच्छी अच्छी बातें करते हैं। घी बड़ी रोटियां, मतलब आप कह सकते हो ना, जैसे घी चुपोड़ के रोटियां खिलाना, ये मुहावरा इसके साथ है कि इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, छोटी छोटी बातों पे इसको एकदम आसमान पे चढ़ा देते हैं। और मदन मोहन हमेशा खुश होकर अपने इन दोस्तों को ऊपर अपने पैसों को न्यौछावर करता है। और केवल इन्हीं के ऊपर पैसे ही नहीं, ये अपने घर में भी कोई छोटी मोटी वस्तु खरीदनी हो, कुछ भी लेना हो, तो दुकान, नॉर्मल दुकान में ना जाके कोई अच्छी महंगी दुकान में जाता है। और वो दुकान वाला भी इसकी तारीफ़ करके इसी से पैसे उधार ले लेता है। ये नहीं कहता है कि हाँ ठीक है इतने का है और आप तो, हम जानते हैं एक दूसरे से, तो हम पैसे कम कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वो और पैसे बढ़ा के बताता है कि अरे लाला जी, आप तो बहुत ही संपन्न हैं, बहुत ही समृद्ध हैं, आपको क्या कमी, हम गरीबों की मदद कीजिए, ऐसे ऐसे करते हैं। और ये बाकी दोस्त भी चढ़ाते रहते हैं इसको कि हाँ यार दे दे, क्या हो गया, दे दे यार, ऐसे करके बोलते रहते हैं। तो ये भी पैसे न्यौछावर करता रहता है। तो ये तो बात रही मेन मुख्य केंद्र में जो कहानी है उसकी, कि लाला मदन मोहन के कुछ दोस्त हैं जो इसको हमेशा लूटने के लिए, हमेशा अपने लालच के लिए प्रयोग करते हैं। परंतु जो ब्रज किशोर है वो हमेशा इसकी मदद करता है, लाला मदन मोहन की हमेशा मदद करता है। अब हम इसके दूसरे पहलू पे जाएंगे। दूसरा पहलू क्या है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो मदन मोहन है उसके ऊपर ना कंगाली छा जाती है, उसके ऊपर केस हो जाता है दलाली का, पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसी में इसकी पत्नी भी इसको छोड़ के मायके चली जाती है। इसके जो ये सारे मित्र बनते थे, ये सारे इसकी मुसीबत के टाइम पे मदद करना छोड़ देते हैं। सारे कहते हैं, जैसे अब इसके पास पैसे नहीं थे, इस पर केस हो गया था तो इसको जेल जाना पड़ रहा था, पैसे देने थे, अब पैसे दे कहाँ से, इसके पास पैसे थे नहीं। और ब्रज किशोर गरीब आदमी था, परंतु ये इन सब के पास गया कि यार कुछ मदद कर दो यार, मैं मुसीबत में हूँ, ऐसे ऐसे मदन मोहन कहता है। परंतु ये सारे दोस्त हैं, इन्होंने मदद करने से मना कर दिया। कोई ना कोई बहाना बना देते कि यार मेरे पास तो खुद नहीं है, या कोई कह देता कि मैं घर पे नहीं हूँ, कोई कहता मेरी तबीयत ख़राब है, अभी बाद में मिलूँगा। ऐसे कर करके जब असली मुसीबत का टाइम आया मदन मोहन के ऊपर, तो ये सारे दोस्तों ने इससे मुंह मोड़ लिया। परंतु ब्रज किशोर, जिसके पास पैसे नहीं हैं
परंतु वो अपनी बुद्धि से, वो वकील है, उसका केस लड़ता है, उसके लिए अपने आप को न्यौछावर करता है और उसकी मदद करता है लाला मदन मोहन की। और ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बचपन में ब्रज किशोर को लाला मदन मोहन के पिता ने सहायता की थी, कॉपी कलम ला के दिया था, पढ़ने को प्रोत्साहित किया था और भिन्न भिन्न प्रकार से ब्रज किशोर की सहायता की थी। इसलिए कहीं ना कहीं ब्रज किशोर लाला मदन मोहन की सच में मदद करना चाहता है, क्योंकि उसके पिता ने जब उसकी मदद की तो वो चाहता है कि मैं भी इसकी मदद करूं। तो इस वजह से ये इसकी मदद करता है और ये असली मित्र है बजाय इन सब के। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का नाम क्यों रखा गया? अब आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि इसमें तो जब मित्रों की कहानी है। तो आप एक चीज़ समझिए, हमें लाला श्रीनिवास दास जी ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि हम कोई भी चीज़ ना बिना परीक्षा दिए नहीं समझ पाते। अब ब्रज किशोर ना इसको शुरुआत में मना करता था कि यार इतनी महंगी चीज़ें क्यों ख़रीदता है, इतने पैसे क्यों उड़ाता है, ये सारे दोस्त हैं तेरी बस यूज़ कर रहे हैं, तेरा प्रयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तेरे असली मित्र नहीं है। ये बहुत सचेत करता है इसको, बहुत ही सावधानी देता है, बहुत बार चौकन्ना करता है, परंतु मदन मोहन इसकी बात नहीं मानता। तो यही श्रीनिवास दास जी ने हमें बताने का प्रयत्न किया है परीक्षा गुरु के माध्यम से कि जो परीक्षा होती है ना, वो हमारा गुरु होता है और वो जब तक हो नहीं हमारे में बुद्धि नहीं आती। अब जैसे हमारा पेपर होने वाला है तो हमारी आंखें खुलेंगी, तब तो हम पढ़ेंगे पेपर। और वो भी कैसे पढ़ेंगे? एक दिन पहले जल्दी 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 मोटा मोटा रिवाइज़ कर लो, जल्दी जल्दी कोई वीडियो देख लो यूट्यूब से, कोई छोटी सी कहानी बता रहा हो तो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लेते हैं हम। परंतु अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है पेपर में तो उसकी आंखें खुलती हैं कि यार मुझे शुरू से पढ़ लेना चाहिए था, मुझे शुरू से एक एक टॉपिक अच्छे से याद कर लेना चाहिए था। तब उसकी आंखें खुलती हैं और फिर वो अच्छे से पढ़ता है। ऐसे यहाँ पर हुआ, ब्रज किशोर ने इसको शुरुआत से ही मना किया कि मत कर मत कर मत कर, पर ये नहीं माना। ये तो अपनी अलग ही होड़ में रहता था। ये सारे दोस्त मिलके ब्रज किशोर की अलग बुराई करते थे कि वो तुझे भड़काता है, तो ये मान जाता था। परंतु जब परीक्षा हुई, जब जेल का टाइम आया, जब इसका बुरा टाइम आया और इसके सारे दोस्तों ने इसका साथ छोड़ दिया, ब्रज किशोर इसके साथ खड़ा हुआ, तब इसको समझ आया कि असली मित्रता क्या होती है, जीवन में कैसे जीना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो जब तक लाला श्रीनिवास दास जी ने हमें बताने का प्रयत्न किया कि जब तक जीवन में परीक्षा नहीं होती तब तक मनुष्य की बुद्धि नहीं खुलती, तब तक मनुष्य अपने सबक नहीं सीखता। इसलिए परीक्षा हमारा गुरु होता है। ठीक है, ये तो हो गया सबसे मेन बात, क्योंकि उपन्यास में हमेशा पूछ लेते हैं कि परीक्षा गुरु नाम क्यों पड़ा है, और छोटे छोटे बिंदु दे देंगे उसमें से आपको बताना होगा। तो मेन बात यही है कि परीक्षा हमारा गुरु है। परीक्षा के बिना हम कुछ नहीं सीखते हैं। जब तक हमारे जीवन में हमारी परीक्षा नहीं होती हम सीरियस ही नहीं होते हैं। तो यही बात बताने का प्रयत्न किया है। और उपन्यास के अंत में जब ये ब्रज किशोर मदन मोहन की मदद करता है, मदन मोहन जेल से छूट के आ जाते हैं, तो इनकी पत्नी भी वापस आ जाती है और मदन मोहन ब्रज किशोर को 7-8 हज़ार का एक गहना ला के देने वाले होते हैं, परंतु ब्रज किशोर मना कर देते हैं। कहते हैं मैंने ये सब लालच के लिए या गहने के लिए नहीं किया, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैंने इसलिए तुम्हारी सहायता की। तो इससे एक संदेश मिलता है कि हमें लालच वगैरह नहीं करनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारा असली प्रिय मित्र कौन है। क्योंकि जैसे मदन मोहन को कब समझ आया मेरा प्रिय मित्र कौन है? जब वो मुसीबत के समय आया, जब उसकी परीक्षा हो रही थी, जब ज़िंदगी उससे परीक्षा ले रही थी, तब उसको पता चला कि एक आदमी मेरे साथ खड़ा है और यही मेरा प्रिय मित्र है। ये सब तो दिखावटी थे। आप भी कभी जीवन में करिए कुछ, देखिए सारे मित्र भाग जाएंगे, गिनती के बचेंगे, इतनी बड़ी लिस्ट में 2-3 आपके मित्र बचेंगे। तो ये जीवन का सत्य है। और एक सत्य है कि जीवन के किसी भी मोड़ पे, किसी भी स्थिति में जब तक परीक्षा नहीं होती मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। तो ये थी मोटी मोटी कहानी उपन्यास की। अब मैं आपको मेन बिंदु पढ़ा देती हूँ कि वो भी परीक्षा में पूछा जाता है। कहानी तो आपको आ गई समझ। अब एक बार हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं। परीक्षा गुरु, इसका प्रकाशन वर्ष 25 नवंबर 1882 में हुआ। इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। इसका विषय क्या है? नीति परक और उपदेश परक, मतलब शिक्षाप्रद। मतलब आप देखोगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि परीक्षा गुरु के माध्यम से उन्होंने हमें उपदेश दिया है, हमें नीति बताई है कि असली मित्रता क्या होती है, या फिर जीवन में परीक्षा दिए बिना मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। एक रईस व्यक्ति के गलत संगत की वजह से पतन, फिर अच्छे व्यक्ति के वजह से सुधार की कहानी है। मतलब कि एक जो रईस आदमी है, जो लाला मदन मोहन था,
उसने गलत संगत अपनाई थी, उसकी वजह से उसका पतन हुआ, परंतु फिर अच्छे व्यक्ति की वजह से उसके सुधरने की कहानी, जैसा मैंने मुख्य मुख्य बताया, ये वही है। मेरे एक लाइन में ये पूरी आपको मैंने उपन्यास बता दिया। अब इसका देखें कि नामकरण क्यों पढ़ा। तो नामकरण क्यों पढ़ा? जो बात 100 बार समझाने पर भी नहीं समझ आती, वो बात एक बार की परीक्षा से समझ आ जाती है, इसलिए परीक्षा को गुरु कहा गया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि परीक्षा दिए बिना मनुष्य कुछ भी नहीं सीखता, ना ही उसकी आंखें खुलती हैं और ना ही वो अपने जीवन में सीरियस हो पाता है। तो आप भी कभी परीक्षा देकर देखिए, आप भी अपने जीवन में सीरियस हो जाएंगे। आगे देखते हैं, इसके मुख्य पात्र कौन है? लाला मदन मोहन, जो असंगत से बिगड़ जाता है, वैश्य परिवार का लड़का है, मतलब ये अमीर है और असंगत की वजह से बिगड़ जाता है। ब्रज किशोर कौन है? वकील है और वो लाला मदन मोहन का हितैषी है, मतलब असली हितैषी है, उसके हित के लिए सोचता है। अगले हैं चुन्नीलाल, शंभूलाल, वैद्यनाथ, पुरुषोत्तम दास, मिस्टर रसल, मतलब ये जो ये सारे पात्र हैं ना, ये सारे इसको लूटने वाले हैं। लाला मदन मोहन को ये सारे लूटते हैं। चुन्नीलाल सबसे बुरा आदमी है, बार बार इसको लूटता है, इसके पैसे लेता है। और मिस्टर रसल जो है, इनकी दुकान होती है और ये अपनी दुकान में ही इसको लूटने लगते हैं, मतलब वो ख़रीदारी करने आया होता है और इसी को लूट लेते हैं वो। बाबू बैजनाथ, पंडित पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हुसैन, हरि किशोर, निहाल चंद्र, लाला जगदीश, जगजीवन दास, मास्टर ब्राइट कौन है? वो लाला मदन मोहन को पढ़ाने आया था, अंग्रेजी पढ़ाता था और ये भी पढ़ाते पढ़ाते इसको लूटने लग गया। जब पता चला कि इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, ये अपने मित्रों के साथ मिलकर बस पैसे उड़ाता है, तो मास्टर ब्राइट भी इनसे पैसे लूटने लग गया। और नवल और जुगल जो ब्रज किशोर के छोटे भाई हैं। और इस पूरे उपन्यास में दिल्ली शहर का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का श्रेय दिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना है, किंतु शुक्ल ने हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार का श्रेय किशोरी लाल गोस्वामी को ही दिया है। मतलब शुक्ल जी ने इस उपन्यास को परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग से लिखा हुआ प्रथम उपन्यास तो माना है, परंतु लाला श्रीनिवास दास को प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार, मतलब बहुत ही उत्तम उपन्यासकार का श्रेय नहीं दिया, उन्होंने किशोरी लाल गोस्वामी को दिया है। इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं, जिसमें पद्य, ब्रज और गद्य हिंदी खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया है। मतलब ये दौर कौन सा है? जब हम आधुनिक काल में आए थे और हम लोग ब्रज भाषा छोड़ के खड़ी बोली अपना रहे थे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो पद्य है, मतलब इसमें जो प्रकरण है ना, उसके बीच बीच में दो दो पंक्तियाँ दी हुई हैं, वो पंक्तियाँ ब्रज भाषा में है और जो गद्य लिखा गया है वो हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया है। और वो पूरी खड़ी बोली में नहीं, अभी लिखने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि उस समय हम लोग खड़ी बोली को अपना रहे थे, तो थोड़ी बहुत उसमें त्रुटियाँ हैं। आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत लगेगा कि हिंदी कैसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने साफ बताया है लाला श्रीनिवास दास ने कि मैं यहाँ पे हिंदी खड़ी बोली का प्रयास कर रहा हूँ लिखने का। तो आप लोगों को आज के समय की हिंदी उसमें नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं, इस उपन्यास को लाला श्रीनिवास द्वारा नई चाल की पुस्तक कहा गया है। नई चाल की पुस्तक मतलब उस समय की पुस्तकों से थोड़ा सा भिन्न। उस समय ब्रज भाषा में ज़्यादा रचनाएं हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने इसको नई चाल की पुस्तक कहा है। कुछ आलोचकों के कथन हैं, वो भी देख लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है और यह संयोग से कुछ अधिक है कि पश्चिमी से लिए गए इस नए काव्य रूप की मुख्य रचना सामान्य है। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण प्रभाव की, मतलब कि आप देखेंगे कि जो परीक्षा गुरु है उसमें हमें पाश्चात्य सभ्यता की थोड़ा प्रभाव दिखता है। उसको पढ़ेंगे तो उसकी शैली जो लिखने की है वो पाश्चात्य ढंग की है, और जो उसमें स्टोरी भी दी गई है ना, वो भी पाश्चात्य सभ्यता के प्रति प्रभावित लोगों को दिखाई गई है। उसी के प्रति विरोध में ब्रज किशोर खड़े भी होते हैं। और परीक्षा गुरु उपदेशात्मक उपन्यास है, ये तो आप मुख्य रूप से याद करिएगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने परीक्षा गुरु को उपदेशात्मक उपन्यास की श्रेणी में रखा है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु का नाम एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा है। मतलब कि उन्होंने बताया, जैसे इन्होंने बताया कि ये उपदेशात्मक है, हमें उपदेश दे रहा है, ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये शिक्षाप्रद उपन्यास है, मतलब हमें इससे शिक्षा मिलती है। तो ये शब्दों को आप याद रखिएगा, अगर यूजीसी नेट में आप बैठ रहे हैं तो ये सब पूछा जा सकता है।
बच्चन सिंह ने क्या बोला है, इसे उन्होंने लाला श्रीनिवास दास संसारी वार्ता कहा है। मतलब उन्होंने बच्चन सिंह ने इसे सांसारी वार्ता कहा है। अपनी अनेक त्रुटियों के बावजूद यह हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासकारों की नींव का पत्थर है। जैसा मैंने अभी बताया कि वो जो दौर था वो अभी ब्रज को छोड़ के हम लोग हिंदी अपना रहे थे, खड़ी बोली अपना रहे थे, तो उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं। हिंदी बोलने का जो ढंग है वो थोड़ा अलग है, परंतु बच्चन जी कह रहे हैं कि अपनी त्रुटियों के बावजूद भी ये यथार्थवादी मतलब सच को दिखाने वाला जो उपन्यास है वो हर उपन्यास मतलब जितनी यथार्थवादी उपन्यास हैं उन सब के नींव का पत्थर है परीक्षा गुरु। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आलोचकों के मुख्य मुख्य मत लिखे हैं, मैंने आप लोगों को शॉर्ट में कहानी भी समझा दी है, मुख्य बिंदु भी बता दिए हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।